नमस्कार साथियों, मैं हूं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद शिवम। मेरे साथ इस वक्त हैं मलय दीक्षित जी। और मलय दीक्षित जी के बारे में बताऊं तो इंदौर के रहने वाले हैं और इनका एक इन्फ्लुएंस यूथ में बहुत ज़्यादा है। यो यूथ को प्रमोट करने में सबसे आगे हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हैं। मलय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मलय जी, मैं आपसे आज युवाओं की बात करूंगा। इस समय युवा डायरेक्शन में भटक चुका है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का अधीन हो चुका है और उसका माइंड जो है एक सोशल मीडिया में न्यूडिटी के प्रति, गंदगी के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो गया है। देखिए, युवाओं के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय ये है कि हमको ये समझना होगा कि ये क्रोनोलॉजी बिगड़ कहाँ से रही है। बिल्कुल, ये एक लाइफ का ब्रेक थ्रू का पॉइंट आता है जहाँ से ये शुरुआत होती है और ये उसके बाद डायरेक्शन बदल जाती है, जिसे हम दिशाहीनता कहते हैं। हम कहते हैं कि आप जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं कि हम दिशाहीन, कई युवा दिशाहीन हो रहे हैं, तो दिशा को पकड़ने के लिए सबसे पहले हमको वापस उस बिंदु पर आना पड़ेगा जहाँ से जीवन की दिशा तय होती है। बिल्कुल। आप मानते हैं कहीं ना कहीं इस चीज़ में सोशल मीडिया का योगदान है? सोशल मीडिया का योगदान हमारी मानसिकता पर हमारे हिसाब से पड़ता है। जिस प्रकार से सोशल मीडिया की बात करी जाए तो इंस्टाग्राम पर, जैसे कि मैं अपना एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मैंने इंस्टाग्राम की फीड को कई दफ़ा ऐसा देखा कि बहुत अनचाही चीज़ें उसमें मुझे मौजूद नज़र आई थी। फिर मैंने उसे साफ़ करना चालू करा, मैंने उसके इंटरेस्ट को ख़त्म करना चालू करा और अपनी एक इंस्टाग्राम की बेसिक लाइब्रेरी बनाई। लाइब्रेरी इस प्रकार से बनाई जिस प्रकार से हम रील्स को सेव करते हैं और दो फ्रेंड्स के बीच में उसको सेव का एक फ़ोल्डर बन जाता है, उसी प्रकार से उस फोल्डर्स को मैंने लाइब्रेरी अनुरूप एक नाम दिए। जिस प्रकार से रामायण का अगर कंटेंट है तो मैं उसमें सेव कर रखता हूँ, अगर हमारे पास भागवत गीता का कोई कंटेंट है तो हम उसमें सेव करते हैं। और इसी प्रकार से लाइफ साइंस के विषय की बात हो, राजनीति शास्त्र की बात हो, करंट अफेयर्स की बात हो, मोटिवेशन की बात हो, मैंने अपनी लाइब्रेरी को सेग्रीगेट कर दिया। धर्म, जागृति, सनातन, अलग अलग प्रकार से इस लाइब्रेरी को सेग्रीगेट करके मैंने अनुरूप अपने सोशल मीडिया को अपने अनुरूप बना लिया, ना कि मैं सोशल मीडिया के अनुरूप खुद में ढल गया। तो हमको उस पॉइंट को पहले पकड़ना होगा जो कि जीवन की दिशा के प्रति ब्रेक थ्रू तय करता है और हमको उस डायरेक्शन की ओर ले जाना पड़ता है। तो हमको पहले तो बैक टू बेसिक्स, जिस प्रकार के मैं आपसे बात कर रहा था, हमको बेसिक्स पर आकर शुरू करना होगा। बिल्कुल। देखिए, हम पहले देखते थे कि जो बच्चे थे वो सुबह शाम अपने दादाजी के साथ, पिताजी के साथ रामायण पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे। लेकिन अब ऐसा रूटीन भी चेंज हुआ है, बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? ये कहाँ से, मतलब एकदम से परिवर्तन, एकदम से चेंज कहाँ से आया? ये हमको एक जीवन में प्रकृति की हायरार्की बहुत अच्छे से समझाती है। हम लोग उसको देखना नहीं चाहते, हम उस दृष्टिकोण की तरफ, हम उस विज़न की ओर देखना नहीं चाहते, युवा जाना नहीं चाहता। तो हमको पहले ये समझना होगा, जिस प्रकार से हमारे इस पृथ्वी के अंदर 84 लाख योनियाँ हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ मनुष्य होता है, इंसान होता है, जो कि आप और हम हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा, एक तो हम उनसे अलग हो गए तभी हम सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन बाकी लोग भी उनकी दिनचर्या निभा रहे हैं। तो हमको धर्म को कुछ इस प्रकार से समझना होगा कि जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे और इस यहाँ प्राण, जिनके अंदर ऐसे लोग हैं, जैसे जीव हैं जिनके अंदर प्राण हैं, वो लोग पूर्ण रूप से धार्मिक हैं बनिस्बत हमारे। हम मनुष्य को ही अधर्मी कहा जाता है, कभी आप शेर को मांसाहार करने के बाद भी अधर्मी नहीं कहते, क्योंकि वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। तो धर्म क्या होता है? धर्म में उन्हें किसी ने शिक्षा नहीं दी, उन्होंने किसी ने स्कूल में नहीं बताया कि सूरज सुबह उगता है तो हमको उठना है और सूर्यास्त के समय सोना है। ये किसी भी जानवर को, पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को सिखाया नहीं जाता। ये लोग पूर्ण रूप से धार्मिक है। तो हमको एटलीस्ट ये समझना होगा कि हमको भी इस प्रकृति के धर्म को सबसे पहले अपनाना पड़ेगा। जब हम प्रकृति के धर्म को अपनाएंगे तब हम पूर्ण रूप से धार्मिक कहलाएंगे। और सनातन संस्कृति भी यही कहती है, सनातन धर्म भी हमेशा से इसी प्रकार की बातों को सिखाता है, इन्हीं उदाहरणों से सिखाता है। देखो, इस समय सोशल मीडिया की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप समय रैना को जानते हो, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। वो बातें वर्गल करते हैं, न्यूडिटी की बातें करते हैं, जो सोसाइटी में बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। आदमी देख समय रैना को रहा है और सोचता है कि मेरे अंदर आचरण आए मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे।
देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात कभी नहीं करता, मैं एक ह्यूमन बीइंग की बात करता हूँ। एक्चुअल में हम लोग ह्यूमन बीइंग के साथ साथ ह्यूमन डूइंग भी हैं, जो कि अपने कार्यशैली में लगातार बढ़ते क्रम से बढ़ना चाहते हैं। युवाओं में बड़ी मंशा रहती है आगे बढ़ने की। इस प्रकार के कई युवा हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म पर सस्ती लोकप्रियता जिसे कहा जाता है, उस सस्ती लोकप्रियता को पाने के लिए हम कुछ भी स्तर तक गिर जाते हैं। चाहे उसका अश्लीलता से आप जोड़ दीजिए, चाहे आप उसको अभद्रता से जोड़ दीजिए, चाहे आप उसको व्यंग्यात्मक रूप से गलत कहने पर जोड़ दीजिए। तो हमको ये साथियों को ये बड़ी सरल भाषा में ये समझना होगा कि हमको हमारी डायरेक्शन तय करना है। कोई भी व्यक्ति आकर, कोई भी सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर आकर, कोई भी एक सोशल मीडिया की रील आकर हमारे माइंडसेट को किसी भी प्रकार से डाइवर्स ना कर दे। ये हमारे अंदर भीतर का कंट्रोल होना चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जब हम हमारी लाइफ में आगे की ओर देखते हैं तो हम कुछ उन हिस्सों को भूल जाते हैं जो कि मात्र 10-20% ताकत देने से हमारे जीवन को 100% बना सकते हैं। जिसको, जैसे कि बात हम बेसिक्स पे कर रहे हैं, बिल्कुल, तो वो बेसिक्स जीवन का 10-20% हिस्सा होता है, लेकिन वो नींव मजबूत रखता है। और उस मजबूत नींव के बनिस्बत आप 100% परफॉर्मेंस तक पहुंच जाते हैं। हर युवाओं से मेरा भी ये निवेदन है, हम लोग हर कोई कहीं भी एक साथ एक स्थिति में नहीं पहुंच सकते। हर कोई भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, हर कोई सोशल मीडिया का सबसे फेमस इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकता। स्वीकारिता का भाव हमको इस विषय में लाना है। हमारी अलग अलग क्षमताएं हैं, हमारा जन्म अलग अलग क्षमताओं के लिए हुआ है, हमको उसको समझना पड़ेगा। हम बहुत जल्दी किसी पेड़ की छाया में इन्फ्लुएंस होकर और उसके जैसा काम करने लगते हैं। उसमें हमारी क्षमताएं दब जाती है, हमारी कैपेसिटी ऑफ वर्क। हम क्या काम कर सकते हैं? किसी क्रिकेट खेलना पसंद होता है, किसी को बैडमिंटन खेलना पसंद होता है, लेकिन वो काम जर्नलिस्ट का करने लगता है। मल्ल जी, मैं तो ये भी जानना चाहता हूँ आपसे कि युवा कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, ऐसी मानसिकता मैं किसी और की नहीं कहूँ, मेरी खुद की मानसिकता है कि मैं कम, इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है? देखिए, ये मानसिकता से बाहर नहीं जाना है। मैं वही कह रहा हूँ कि हम किसी भी खोज के लिए तत्काल रूप से बाहर निकल जाते हैं। कुछ समझ नहीं आता, हम घर से बाहर निकल जाते हैं। हमारा जो भौतिक रूप से घर होता है, जो लोगों के सामने हमारा पता और पिन कोड के रूप में जाना जाता है, वो हमारा घर नहीं होता। हमारा घर हमारा शरीर होता है, बिल्कुल, जिसके अंदर हम रहते हैं। और उसके भीतर हमको जाना पड़ेगा, हमको मन में जाना पड़ेगा, हमको खुद के अंदर से ये सवाल करना पड़ेंगे कि हम लोगों को क्या काम है और हम किस प्रकार से हमारे करियर का सृजन कर सकते हैं। अब उसके लिए देखिए, आपको बातें इस प्रकार से भी हो सकती है कि कई लोग आते हैं और भटकाओं की चीज़ें दिखाकर, लालच दिखाकर कम समय में करोड़पति बनाने वाली बातें आ जाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ऐसे कई युवा इस देश में मौजूद हैं जो कि प्रत्यक्ष उदाहरण बने हैं, जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत सही काम कर कर भी बहुत अच्छा नाम और पैसा भी कमाया। रही बात पैसे की, तो आप एक बार झांक कर उन लोगों के करियर्स में उनकी बातें सुनिए जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। वो लाइफ साइंस की बातें करते हैं, वो इनर इंजीनियरिंग की बातें करते हैं, वो जीवन जीने की शैली की बात करते हैं, वो प्रकृति की एनर्जी की बात करते हैं। हमको इन तमाम सारी चीज़ों पर अपने आप से चिंतन करना पड़ेगा, खुद से बात करना पड़ेगी। यूथ को फील्ड में जाकर देखना पड़ेगा कि कितने प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के दिमाग जब मौजूद हैं, तो हमारा दिमाग किसी एक दिशा में ऐसे ना चले जाए कि कोई हमको हाथ पकड़कर कहीं भी ले जाए। हम अबोध बच्चे की तरह हर किसी दिशा में ना भटक जाएं। दिशाहीन जिस प्रकार से मिसाइल हो जाती है तो वो कहीं पर भी ब्लास्ट कर सकती है, लेकिन जब दिशा तय की जाती है तो वो इंतज़ार करती है, और इंतज़ार करने के बाद सही समय पर वो रॉकेट लॉन्च होता है और वो मिशन मंगल के रूप में सफलता भी प्राप्त करता है। एक चीज़ है जो बहुत लोगों ने बोला भी है कि लोग इस चीज़ से परेशान नहीं है कि मैं गरीब हूँ, लोग इस चीज़ से ज़्यादा परेशान है कि सामने वाला अमीर है, और ये कंपटीशन की भावना क्रिएट हो जाती है जिससे वो जेलस की भावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखिए, इसके लिए तो बहुत ही सरल बात आपको बताना चाहूँगा कि एक ज़िंदगी की कंपटीशन जब होती है, जब हम किसी रेस में दौड़ते हैं, बिल्कुल, चाहे वो रिटन एग्ज़ाम के थ्रू हो सकती है, चाहे वो भौतिक रूप से किसी के चैलेंज के रूप में हो सकती है, तो हमको पहले तो युवाओं को अपना करियर के प्रति और अपने करियर को देखते हुए अपनी रेस तय करना है। देखिए, आप अपनी कैपेसिटी शेर जैसी मानते हैं, आप रेस में चूहों की दौड़ेंगे तो आप विजेता बनने के बाद भी चूहे कहलाएंगे, बिल्कुल, आप शेर नहीं कहलाएंगे। तो आपको अपनी लाइफ के जो गोल्स हैं उसको इस प्रकार से सेट करना होगा कि उसमें फिर आपको, दुनिया में तमाम सारी रेस चल रही है, दुनिया में तमाम सारी भाग दौड़ चल रही है, हमारा फोकस होना चाहिए एक दिशा में। हमको क्या करना है?
हमको क्या करना है, और उसके साथ साथ मेरी दैनिक दिनचर्या, जो कि बहुत महत्वपूर्ण आजकल युवाओं के बीच में एक विषय है कि हम डेली दिनचर्या में किस प्रकार के आचरण कर रहे हैं, हम क्या सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और एक जो सुप्रीम पावर है जिसको मैं आपको कहना चाहूँगा, उस सुप्रीम पावर को यूथ को बड़े अच्छे से जागृत करना पड़ेगा। वो पावर है पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकारिता का भाव। हमारे अंदर स्वीकारिता का भाव बहुत कम हो गया है। हम किसी भी परिस्थिति को, मुश्किलों को और हमारे मन से पैदा हुई बेचैनियों को स्वीकार नहीं कर पाते। हम हमारी खुशियों को स्वीकार नहीं कर पाते, हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। तो स्वीकारिता का भाव जब आ जाएगा, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस को लोग कई बार कमजोरी के रूप में देख लेते हैं बिल्कुल कि इसने स्वीकार कर लिया, ये कमज़ोर व्यक्ति है। लेकिन मैं आपको डेफिनेटली ये कहना चाहता हूँ, स्वीकारिता का भाव जीवन के दृश्यों के प्रति जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और स्वीकारिता के भाव को जब हम अंदर लेकर आएंगे तो एक पावरफुल एक्सेप्टेबल व्यक्ति बनेगा, जिसको समाज बाद में एक्सेप्ट करेगा। पहले हमको खुद को एक्सेप्ट करना है, उसके बाद समाज अपने आप उसको बाद में एक्सेप्ट करता चला जाएगा। एक बात है कि इस समय जो चल रहा है युवाओं में, जो नशा कर रहा है, जो क्लबिंग कर रहा है, उसको मॉडर्न कल्चर में जोड़ रहे हैं। और जो संस्कारित रूप से मंदिर जा रहा है, अध्यात्म की ओर बढ़ रहा है, तो उसको ऐसा पिछड़ा हुआ बोलते हैं कि समाज में पीछे हो गया है। ये तो पीछे की बातें थी, 90s में लोग ऐसा करते थे, मंदिर जाते थे। अब इन सब चीज़ों को पीछे माना जा रहा है। और इन सब जो नशे को है और ये मदिरा पान, मांस का खाना, इनको मॉडर्न कल्चर में एकदम इन्वॉल्व किया है। देखिए, आपने मॉडर्न कल्चर की बात करी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देयर इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। बिल्कुल, हमको ये बहुत क्लियर होना पड़ेगा। हमको मॉडर्न होना है या वेस्टर्न होना है। हम वेस्टर्न हो रहे हैं, ना कि मॉडर्न हो रहे हैं। बिल्कुल। आपको बताना चाहूँगा, युवाओं की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि दुनिया में सबसे मॉडर्न कल्चर अगर कोई रहा है वो सनातन धर्म रहा है। सबसे मॉडर्न इसलिए रहा है, मॉडर्न का मतलब होता है अत्याधुनिक तरीके से आगे की सोच रखना, इतना आगे रहना कि दुनिया पीछे रह जाए। तो सनातन धर्म जब दुनिया की गणना चालू नहीं हुई थी, जब गणना कर कर ख़त्म कर चुका था, जब हमारे वेद, पुराण, शास्त्र और कई प्रकार की चीज़ें लिखी जा चुकी थी, जब इस दुनिया ने शून्य को सीखा, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हम मॉडर्न होना चाह रहे हैं या वेस्टर्न होना चाह रहे हैं। मैं अपने आप को बहुत मॉडर्न मानता हूँ, मैं टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हूँ, लेकिन हाँ ये है कि मैं वेस्टर्न नहीं हूँ। मैं अपने कल्चर को नहीं छोड़ रहा हूँ। जिस प्रकार से हम कोई पेड़ अपनी रूट्स को अगर तरीके से पकड़ कर रखता है, तो हमको ये समझना होगा कि जिस धर्म में हमने जन्म लिया है उसकी रूट्स क्या है। अगर हम उसी को फॉलो नहीं कर रहे, हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हम सनातन की बात कर रहे हैं और हम फॉलो कैथोलिक कल्चर को कर रहे हैं, तो क्या हम मूलभूत हमारे स्वभाव में पहुंच पाएंगे? हम बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमको ये बेसिक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमको हमारे मूलभूत स्वभाव में जाना है। तो मूल क्या होता है? मूल होती है जड़। किसी भी चीज़ के मूल में जाना, मूल होती है जड़, और जड़ में जाकर जब हम बातें करते हैं तो हमको हमारे धर्म की जड़ को पकड़ कर रखना पड़ेगा, तभी मेरे अंदर वो ओरिजिनल एनर्जी आएगी। मेरे पास जब किसी युवा ने बर्थ लिया था तो बर्थ चार्ट के समय उसने ये तय नहीं करा था कि उसको किस जाति, धर्म और संदर्भ में जीवन में कितने समृद्ध घर में जन्म लेना है। ये प्रकृति का नियम है। तो जब प्रकृति ने हमें जिस जगह पर जन्म दिया है, हम उसकी स्वीकारिता के भाव को छोड़ते हुए हम विदेशों की स्वीकारिता के भाव में जा रहे हैं, हम वेस्टर्न दुनिया के स्वीकारिता के भाव में जा रहे हैं, जबकि हमारे अंदर ये हमको कभी ये सिखाया नहीं गया कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम जो हमारा गायत्री मंत्र है वो दुनिया में एकमात्र ऐसा शक्तिशाली मॉडर्न मंत्र है जिसकी पावर आज विदेशों में जिस पर रिसर्च हो रही है। जो वेस्टर्न कल्चर के कपड़े हम पहनकर घूम रहे हैं वो लोग आज इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि इतना पावरफुल मंत्र कैसे है। हमारे ओमकार पर रिसर्च हो रही है, हमारे शंखनाद पर रिसर्च हो रही है, हम जो मंदिर में घंटी बजाते हैं उस पर रिसर्च हो रही है। तो हमको ये बेसिकली सोचना पड़ेगा कि हमारा जो कल्चर है उसमें इतनी सारी मॉडर्न चीज़ें हैं। आपको एक बात बताता हूँ, युवाओं से भी कहना चाहता हूँ, हमारे बड़े बुजुर्ग और आदर्श हम लोगों से ये बात हमेशा कहा करते थे कि शाम को या सुबह भोर के समय हमको मंदिर की आरती अटेंड करना है। और आरती अटेंड इसलिए करना है क्योंकि हम वहाँ पर जब आरती के समय 15-20 मिनट का जो आराधना का समय होता है वहाँ पर हम ताली बजाते हैं, वहाँ पर घंटी बजती है। बिल्कुल। तो ये सब साइंस है। ताली हम बजाते हैं तो ताली हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी पैदा करती है एक्यूप्रेशर के थ्रू, और तमाम सारे ब्लड प्रेशर की बीमारियों का इलाज है। तो ये हमारे यहाँ पर लाइफ साइंस पुराने समय से चल रहा है।
हमने उसको वेस्टर्न तरीके से नहीं बताया, इसलिए हमको पिछड़ा हुआ कहा जाता है। और कोई पिछड़ा हुआ व्यक्ति अगर किसी समृद्ध व्यक्ति को पिछड़ा हुआ कह रहा है तो वो व्यक्ति पिछड़ा नहीं हो जाएगा। तो इसलिए मुझे मेरे सनातनी धर्म पर इतना गर्व है कि कोई भी व्यक्ति और कोई युवा और कोई वेस्टर्न कल्चर का व्यक्ति आकर कितने भी हंसी उड़ाए और कितना भी उसको पिछड़ा हुआ कहे, तो कोई छोटी मानसिकता का व्यक्ति हमें आकर पिछड़ा कहता है तो मुझे उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी मॉडर्न हूँ। मेरे अंदर स्वीकारिता का ये भाव भी है कि कुछ लोग अज्ञानता के भाव से भी जी रहे हैं। अच्छा, हम लोग कहते हैं कि हम अमेरिका से 100 साल पीछे हैं, तो वेस्टर्न कल्चर यदि अपना रहे हैं तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं उसमें? जिस प्रकार से आपने ये कहा कि 100 साल कोई आगे चल रहा है और 100 साल कोई पीछे चल रहा है, तो देखिए आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ बनती थी भारत में, तब बेल बॉटम का दौर था। आज बेल बॉटम अमेरिका में जाकर स्थान ग्रहण कर गया है, तो क्या हम बेल बॉटम पहनने वाले सर्वप्रथम देश हो गए? नहीं। ये एक ऐसी साइकिल है, एक ऐसी रेस है जहाँ पर कभी कोई आगे और कभी कोई पीछे नज़र आता है। लेकिन हमारी स्टेबिलिटी हमेशा इस प्रकार से ये बनी रहनी चाहिए कि हम क्या हैं। हमको हमारी शक्तियों का भान होना चाहिए, हमको हमारी इनर एनर्जीज़ का भान होना चाहिए। और जिस प्रकार से मेरे मित्र ने कहा कि हम ईसा पूर्व की बात करते हैं, ईसा के बाद की बात करते हैं, जिस प्रकार से 100 साल वाला आपने प्रश्न कहा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हम ईसा से 2400 साल आगे वाला विक्रम संवत लेकर चलते हैं। बिल्कुल। तो ये युवाओं को, हमारे मिसगाइडेड लोगों को ये इस प्रकार की जानकारी बताई नहीं गई। हमको मालूम होना चाहिए कि हम हिंदू कैलेंडर की बात क्यों करते हैं। हम हिंदू कैलेंडर की बात करते हैं, हम गुड़ी पड़वा की बात करते हैं, उसके पीछे के कारण मालूम होना चाहिए। जब रीज़न मालूम होंगे, जब चीज़ें मालूम होगी, जब फैक्ट मालूम होंगे, तो हमको उन चीज़ों के प्रति एक्सेप्टेंस की पावर बढ़ेगी। हम उस चीज़ों के प्रति स्वीकारिता का भाव लाएंगे और विक्रम संवत को अपना मानेंगे और गुड़ी पड़वा पर नववर्ष मनाएंगे। और नववर्ष कैसा होना चाहिए? दारू पीकर लो एनर्जी से नहीं होना चाहिए। वो सुबह उठकर सूर्य, जो कि सभी धर्मों से पहले प्रकृति के नियम अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जो कि सबसे पहले उगता है और सारे 84 लाख योनियों के जीव जंतु उसको देखकर फॉलो कर रहे हैं। तो हमारी गुड़ी पड़वा का पर्व भी सुबह सुबह सूर्य को अर्घ देकर इसलिए मनाया जाता है कि दुनिया का एनर्जी सेंटर, क्लब, पब, बार नहीं होते, रात में किसी भी प्रकार का नया सृजन नहीं हो सकता, वो सुबह ही होता है। तो इस प्रकृति के सिद्धांत को मानना पड़ेगा। आप किसी धर्म को माने या ना माने, मेरा युवाओं से निवेदन है, आप सनातन धर्म को साइंस की तरह पढ़िए, आप सनातन को टेक्नोलॉजी की तरह पढ़िए। आपका तरीका, आपका माइंडसेट चेंज करिए उसके प्रति। आप उसकी कहानियों को पढ़िए, आप पंचतंत्र को पढ़िए। आप बोलेंगे कक्षा 4वीं और 5वीं की बात है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से पंचतंत्र की कहानियाँ हमारे अंदर बहुत बड़ा मोरल साइंस पैदा कर देती है, हमारे मॉरल्स को जगाती है, हमारे बेसिक सिद्धांतों को जागृत करती है, तो हमको एक बार उसको मौका देना चाहिए। जब हम 30 सेकंड की इंस्टाग्राम की छुड़भैया रील को हमारे सेव्स में स्थान दे देते हैं, हमारी माइंडसेट में स्थान दे सकते हैं, तो क्या हम एक मौका उनको नहीं दे सकते? तो मेरा युवाओं से भी ये अनुरोध है कि हमको इन चीज़ों को, सनातन को साइंस की तरह पढ़ना चाहिए। तो हमको तब जानकारी मिलेगी कि सनातन साइंस से कई लाखों वर्ष आगे है। और मुझे तो इस प्रकार की जानकारियाँ भी प्राप्त हुई है और उन तथ्यों पर भी मैं बड़ा ही खोज कर रहा हूँ, कि लिटरेचर्स को पढ़ रहा हूँ कि सनातन से ही साइंस निकला है। और ये बात सिद्ध तो हो चुकी है, लेकिन साइंटिफिक तरीके से कुछ लोग ऐसे हैं तथ्यात्मक जो इस प्रकार को मानते नहीं हैं, जो साइंस को प्राथमिकता रखते हैं। लेकिन साइंस वर्ड का सृजन ही सनातन से हुआ है, इस बात को भी हमको मानना पड़ेगा। अच्छा, लोगों को तो पता है कि विक्रम संवत को ही नववर्ष मनाए, लेकिन अप्लाई कितने लोग करते हैं, ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। 1 जनवरी आएगी, बहुत लोगों को पता है, लेकिन वो 1 तारीख को क्लब ढूंढेंगे, क्लब पैक चलेंगे, सब कुछ एकदम ठेके, एकदम खचाखच फुल भरे रहेंगे। तो अप्लाई कौन कर रहा है? नॉलेज तो सबको है। देखिए, सवाल ये नहीं होना चाहिए कि अप्लाई कौन कर रहा है, सवाल ये होना चाहिए कि अप्लाई कैसे होगा। सबसे बड़ी बात, कौन करे या ना करे, कैसे करे का रीज़न जब युवाओं के बीच में जाएगा तो वो कैसे करने की ओर प्रयास करेंगे। कौन करने की ओर बात करेंगे तो मैं नहीं तुम करो इस वाली बात होती है, क्योंकि कौन में मैं नहीं आता हूँ, कौन में कोई और आता है। तो हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि कैसे करें, हमको रीजनिंग पे जाना होगा। आप यही बता दीजिए कैसे करें। हम कैसे करें, मैं आपको ये बताता हूँ कि हमको जिस प्रकार से हम हमारी चीज़ों को, मैं किसी मार्केट में जाता हूँ और चुपचाप खड़ा हो जाता हूँ और जनता को इसका ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ और मैं किस लिए खड़ा हूँ,
तो कोई मुझसे बात नहीं करेगा। लेकिन अगर जनता को ये पता है कि मैं युवाओं से चर्चा करने के लिए, चाय पे चर्चा के लिए यहाँ पर आया हूँ, इस प्रायोजन में आया हूँ, तो 4 लोग बिना पूछे मेरे पास आएंगे। तो पहले हमको कारण ढूंढना है और हमको हमारे युवा साथियों के बीच में उन कारणों को फैलाना है। मेरा आप सभी से भी अनुरोध है, जो लोग इस जानकारी को जानते हैं सभी लोग इन कारणों को बताएं, क्या रीज़न है इनके पीछे, ये मालूम होना चाहिए। विक्रम संवत क्या है, राजा विक्रम कौन थे, किस प्रकार से उनके कारण इस कैलेंडर का सृजन हुआ, इस बात को जानना पड़ेगा। हमारे अंदर हमारे धर्म के अनुसार चंद्रमा का क्या महत्व है, सूर्य का क्या महत्व है, हमको इस बात को जानना पड़ेगा। हम सिर्फ शॉर्ट मेंटलिटी में जाकर शॉर्ट ड्रेसेस को फॉलो कर रहे हैं और शॉर्टकट अपना रहे हैं। तो हमको इन शॉर्टकट के तरीक़ों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ बड़ी लंबी है। 1 साल 2 साल 3 साल की ज़रूर हमको सफलताएं जो शॉर्टकट के थ्रू मिलती है वो मिल सकती है, लेकिन अब आपको लाइफ लॉन्ग टर्म जीना है। आप ये बात ध्यान रखिए कि हमको हमारी लाइफ लॉन्ग टर्म जीना है। हम किसी भी युवा से जाकर पूछे कि मुझे आज ये काम करना है, और अगला ही प्रश्न आप उससे पूछिए कि आपको जीवन में कितने सालों तक काम करना है, तो वो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाता है। वो इस करियर को टेम्परेरी मान के चलता है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म इन्फ्लुएंस्ड होता है किसी वेस्टर्नाइज चीज़ों से। जैसे आपके पास इतना पर्याप्त नॉलेज है, तो युवा कहाँ से लाता है? आप क्या करते हैं, आप क्या फॉलो करते हैं, किन को पढ़ते हैं, किन चीज़ों को देखते हैं? क्योंकि मोस्टली नॉलेज बुक से और देखने से, लोगों से सीखने से मिलता है, तो आप किस चीज़ को फॉलो करते हैं, थोड़ा सा बताइए। देखिए, पढ़ने की बात रही तो हमको सबसे पहले मेरा जो विचार ये रहता है, मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बताऊं कि मुझे सुबह उठकर यही समझना चाहता हूं मैं कि मुझे आज क्या सीखना है। हमको सीखना रोज़ उठकर है। आप किसी 90 वर्ष के बुजुर्ग के पास जाइए और उनसे पूछिए कि क्या आपने कल के और आज के दिन में कुछ नया सीखा, तो वो हाँ कहेंगे। लेकिन क्योंकि हम युवा हैं, हम एंग्री यंग मैन हैं, हम एंग्री यंग वुमेन हैं, तो हम इसका एक्सेप्टेंस नहीं कर सकते कि हमें सीखना है। हमें ये मालूम होता है कि हमें सब पता है। मैं जानता हूँ कि विषय से हटकर सबसे पहले मुझे सीखने के विषय पर आना पड़ेगा। जब आप सबसे पहले अपनी लाइफ में सीखने के कॉलम को, सीखने के द्वार को खोलेंगे, तब आपके पास तमाम सारी चीज़ें हैं। जिस प्रकार से मेरी इंस्पिरेशन रामायण बनी, तो हम लोगों ने मिलकर एक यात्रा भी निकाल दी। जिस प्रकार से मेरी इंस्पिरेशन भागवत गीता बनी, तो हम उसके लाइफ साइंस को समझें। और मेरी इंस्पिरेशन रामायण और भागवत गीता है, इसके पीछे एक बेसिक रीज़न है, क्योंकि मैं उस धर्म, उस पंथ, उस प्रजाति और उस जाति में जन्मा हूँ जिसका ओरिजिन वहाँ से जोड़ा जाता है। और मेरे पूर्वज जो 100 पूर्वज भी होंगे, वो कहीं ना कहीं उसी ओरिजिन से कनेक्टेड है, तभी मेरा सृजन वहाँ पर हुआ है। तो मेरी लाइफ की क्रोनोलॉजी को समझते हुए मैंने उसको स्वीकार करा, और मैंने जब उसको संपूर्ण स्वीकारिता दी तो उसको चैप्टर्स में पढ़ना चालू करा, उनकी कहानियों को सुनना चालू करा, राम जी को पढ़ना चालू करा, और उसी धर्म के आचरण को सीखना चालू करा। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको जब मोस्टली टाइम मैं आपसे मिला हूँ, तो आप तिलक लगाए रहते हैं। तिलक क्यों लगाना चाहिए? मेरे को पता है, आप बाकी लोगों को। देखिए, तिलक का संदर्भ जो होता है, हमारा जो मस्तिष्क है, यहाँ पर योग, जो लोग योग जानते हैं, जो लोग इंद्रियों पर पढ़ चुके हैं, जानते हैं, काम करते हैं, तो मस्तिष्क का जो केंद्र बिंदु होता है वो हमारे कंसंट्रेशन का हेड पॉइंट होता है। तो जब हम कंसंट्रेट करने के लिए किसी भी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, तो हम यहाँ पर जब तिलक लगाया जाता है मस्तिष्क में, तो यहाँ इस बिंदु को प्रेस करते हैं, और यहाँ पर ही आकर्षण का केंद्र, जो बॉडी की एनर्जीज़ है, वो रोटेट होते होते यहाँ से हमारे कंसंट्रेशन के बिंदु से गुजरती है। तो और चंदन का तिलक इसलिए लगाया जाता है क्योंकि चंदन शिथिल होता है, और हमारे जब मस्तिष्क के केंद्र में शिथिलता रहेगी तो हमारा माइंड बड़ा कामली काम करेगा, बड़े शिथिल तरीके से काम करेगा। तो हमको इस बिंदु को समझना पड़ेगा कि हमारे हर एक चीज़ के पीछे सो कॉल्ड साइंस है। मैं साइंस नहीं कहूँगा, हमारे हर एक चीज़ के पीछे आज का सो कॉल्ड साइंस है, जिसको हम साइंस कहते हैं, लेकिन ये हमारी चीज़ें बहुत पुरानी हैं। अच्छा, आपका कोई युवाओं को मैसेज, जैसे आपने मुझे बताया कि आपको बुक पढ़नी चाहिए, तो बाकी रूटीन में युवाओं को क्या करना चाहिए? डेली का रूटीन कैसा होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले हमको किसी भी एक दिन आंख बंद कर कर ये सोचना है कि 24 घंटे का मैं क्या उपयोग करता हूँ। बिल्कुल। ये बड़ी ही क्लास 4th, 5th और 6th में सिखाई जाने वाली बात है, लेकिन हमको इसको दोबारा पढ़ना होगा।
बिल्कुल। हमको डेली शेड्यूल में पहले तो हमें बहुत सारा खाली वक्त मिल जाएगा जिस पर हम कोई कार्य नहीं कर रहे, वो रील देखने के माध्यम से हो सकता स्क्रीन है, टाइम। वो स्क्रीन टाइम हो सकता है, वो तमाम सारे दोस्तों यारों के साथ बिताने वाला समय हो सकता है। तो मेरा युवाओं से अनुरोध है कि एक दिन में समय, एक जो कॉलम होता है, चाहे वो आधे घंटे का रखें, जो खुद के लिए हो। खुद के लिए को भी आजकल बहुत गलत तरीके से नरेट करा जाता है। मैंने पूछा कि आप खुद के लिए क्या करते हैं शिवन जी, आप खुद के लिए सुबह उठकर क्या करते हैं? मैं सुबह उठता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ। बिल्कुल। बैडमिंटन हम हमारे शरीर के लिए खेल रहे हैं, हमको ये बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि ये हम हमारी बॉडी के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम हमारी सोल के प्रति, हमारे ध्यान के प्रति, हमारे भीतर इनर इंजीनियरिंग के प्रति क्या कर रहे हैं, इस पर फोकस कर रहा है। तो मैं आप सभी युवा साथियों से वो समय मांगने आया हूँ आपके बीच का, 15 से 20 मिनट आप वो निकालें जिसको हम पूजन, अर्चन, ध्यान का नाम देते हैं। जैसे कि मंदिर जाना होता है, जब आप मंदिर जाते हैं, आपने खुद महसूस करा होगा और लाखों युवा साथी जो देख रहे हैं उन्होंने भी ये महसूस करा होगा कि हमारे अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा का प्रवाह होता है। कई लोग रोने लगते हैं, तो वहाँ पर जब वो ऊर्जा का टकराव होता है, वो एक्चुअल आपके भीतर मन से होता है। तब आपके इमोशन जागृत होते हैं, तब आप भावनात्मक रूप से गहरे होते हैं। तो हमको गहराई की ओर अगर जाना है तो इसका एक ही मूलभूत सिद्धांत है, किसी भी प्रकार से प्रार्थना करना। वो ध्यान की मुद्रा में हो सकती है, वो स्वयं को अंधेरे कक्ष में रखकर एक दीप जलाकर अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने की मुद्रा में हो सकती है। तो आपको प्रार्थना करना है, उसका प्रारूप आप तय करें। उस प्रार्थना का प्रारूप ऐसा तय होना चाहिए कि उसका एक स्थान भी तय हो और उसका एक समय भी तय हो। उसको अगर आप डेली रूटीन में करेंगे, जिस प्रकार से मंदिर जाने का रूटीन है, कई युवाओं का डेली का होगा, कई युवाओं का वीकली में मंगलवार का होता है, तो पहले इस रूटीन को डेली का बनाएं। डेली का बनाएंगे, फिर उसके बाद एक समय तय करें। जब हम थोड़े दिन डेली जाने लग जाएंगे, उसके बाद हम समय तय करें कि मुझे समय पर जाना है, और इससे आपको लाइफ में एक बड़ा ही मज़ेदार फ़ायदा मिलने वाला है। वो मज़ेदार फ़ायदा इस प्रकार से होगा कि आप अपने आप को इतना डिसिप्लिन्ड दूसरे कार्यों में अपने आप महसूस करेंगे जब आप प्रार्थना के समय को निश्चित कर देंगे और उस समय 15-20 मिनट खुद के भीतर मन को देंगे, अंदर को देंगे। इससे डिप्रेशन कम होगा, इससे आपकी बीमारियां कम होगी, इससे कम सोचने में आएगा, व्यर्थ की बातें जो आप सोचते हैं वो अपने आप कम हो जाएगी। देखिए, मैं आपको अपनी चीज़ बताऊँ थोड़ा सा। मैं यदि मेरा मैसेज होता है युवाओं को तो ये होता है, देखो मैंने बैडमिंटन शुरू इसलिए किया कि यदि जनरली मैं यदि 5 बजे उठता हूँ और यदि किताब पढ़ता हूँ तो मैं 6 बजे सो जाऊँगा आलस के कारण। तो मैंने प्राथमिकता इस चीज़ को दी कि मैं सुबह उठूँगा, बैडमिंटन खेलूँगा। मेरी नींद गायब हो गई, क्योंकि उसमें मेरा बहुत लगाव है। ये स्फूर्ति से जुड़ा हुआ मामला है। हाँ, वो लगाव है। अब मैं 6 बजे जब आऊँगा बैडमिंटन खेल के, 5 बजे 6 बजे आऊँगा, तब मैं नहाऊंगा, धोऊंगा, फिर उसके बाद मंदिर और फिर किताब पढ़ना बैठ जाऊंगा। मैंने ये समय आपके बैडमिंटन में से नहीं मांगा, मैंने आपकी दिनचर्या में से एक फिक्स्ड टाइम ये मांगा है जो कि युवाओं को देना है, जो कि खुद के आंतरिक भाव के लिए होगा, ना कि जिसमें शारीरिक भाव शून्य हो जाए, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी शून्य हो जाए। वो भाव में जब हम जाएंगे, और तब उतना समय हम कब दे पाते हैं जब हमारी फिजिकल एक्टिविटी शून्य हो। वो गहराई में जाने के भाव को प्रार्थना का भाव कहा जाता है, वो गहराई में जाने के भाव को पूजन का भाव कहा जाता है, वो गहराई में जाने वाले भाव को ध्यान का भाव कहा जाता है। तो हमको देखिए, मैं युवाओं से सीधे रूप से ये कह दूंगा कि आपको आना है और आधे घंटे मेडिटेशन करना है, तो कोई हो सकता है 10% लोग समझ पाए, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा, एक छोटे से बच्चे को भी अगर मैं बताऊंगा कि हमको ध्यान करना है, लेकिन ध्यान क्यों करना है, मैंने आपको बोला ना कि कौन करेगा ये नहीं होगा सवाल, कैसे करेंगे और ये क्यों करेंगे। इन जानकारियों को हम युवाओं को शेयर करना है, इन लोगों को ये बताना है कि हम क्यों करेंगे और कैसे करेंगे। अच्छा, मैं बात ही चल रही इस विषय पे, जैसे मैंने अप्लाई किया, मैंने 1 हफ्ते की कोशिश की, आपने जैसे बुक का सजेशन दिया मेरे को हिंदी सही करने के लिए, आपने बोला, तो मैं उठा 5 बजे, मैंने किताब 1-2 दिन पढ़ी, 3 दिन पढ़ी, मेरे अंदर एनर्जी थी, 3 दिन तक मैंने आलस के कारण पढ़ ली, लेकिन चौथे दिन मैं सो गया। तो मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप प्राथमिकता उस चीज़ को दें जिसमें आपका मन लगे। आप देन उसके बाद पूजा कर सकते हैं, मतलब उसके बाद प्रार्थना कर सकते हैं, उसके बाद बुक पढ़ सकते हैं, आप उस चीज़ को, रूटीन को फॉलो कर सकते हैं, और ये रूटीन बहुत अच्छा होगा यदि आप उस चीज़ को प्राथमिकता देंगे कि मैं उठूं और नहाऊं, धोऊं, मंदिर जाऊं। अब ये तो है कि जो लोग
80, 90, 100 साल के, उनके लिए आसान है। आप बचपन से इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत आसान है कि 5 बजे उठ जाओ, मंदिर चले जाओ, आपके लिए बहुत आसान हो गई चीज़। मैं 11 बजे सो के उठने वाला व्यक्ति, यदि कोई कहे कल के दिन कि 5 बजे उठना है किताब, तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। देखिए, आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ कि हम हमारे जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार की एक्टिविटियाँ करते हैं। बिल्कुल रोज़ाना हमारी एक्टिविटीज़ चेंज हो रही है। बिल्कुल। आज आप 8 बजे इस स्टूडियो में बैठे हैं तो तय नहीं है कि आप इसी चेयर पर बैठेंगे। बिल्कुल ये आपके रूटीन का हिस्सा नहीं हुआ, हमको ये मान कर चलना है। बिल्कुल। रूटीन का हिस्सा वो होता है जो दैनिक दिनचर्या में जब हमारी समझ आ जाए, वो 20 साल, 21 साल, 30 साल, 35 साल, किसी किसी को 40 साल में आ जाती है, तब लोग रूटीन तय करते हैं। तो हमको ये तय करना है कि जो मेरे जन्म से लेकर मेरे अंतिम समय तक, स्वस्थ रहने तक साथ में है, वो हमारा रूटीन कहलाता है। ना कि सुबह 9 से 5 की नौकरी, वो एक हमारे आर्थिक व्यवस्था को सुधारने का हिस्सा है, उसको हमको अलग रखना पड़ेगा। तो पहले तो डेली रूटीन क्या होता है उसको समझना पड़ेगा। नौकरी भी 60 साल बाद रिटायर्ड हो जाते हैं, 70 साल बाद हर पेशा कमज़ोर पड़ने लगता है। कई बार 80 साल तक हम कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद कमज़ोर पड़ने लगता है। तो ये हमारे डेली रूटीन का हिस्सा है ही नहीं। तो हमारे डेली रूटीन वो होना चाहिए जो दैनिक नित्य रूप से काम करा जाए। निरंतर काम करना और नित्य काम करना, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि एक ही समय पर, एक ही स्थान पर वही काम बार बार करना और वही काम जीवन अपरंत करना। वैसा एक काम हमको चुनना है। क्या हमारे पास वैसा एक काम है? नहीं है। वैसा एक काम ढूंढ कर निकालना है। वो सबसे आसान तरीका उसका प्रार्थना है। इसकी पॉसिबिलिटी कितने % है कि कितने लोग होंगे ऐसे जो इस नियम को लगातार फॉलो कर रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से आप एक उदाहरण के रूप में हम इसको समझते हैं। बिल्कुल। कि मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरा ओरिजिन कहता है कि मुझे बायो लेना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं गणित में बहुत प्रयास कर 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 पास तो हो जाता हूँ, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं करता, तो मैं बेचैन रहता हूँ। और जब मैं बायोलॉजी पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मेरे दिनचर्या बना ली गणित के साथ, तो मुझे डेली गणित के सवाल हल करना है। अब जब मैं दिनचर्या को चेंज करूंगा और मैं जब बायोटेक्नोलॉजी की बात करूंगा, जब मैं केमिस्ट्री की बात करूंगा, जब मैं बायोलॉजी की बात करूंगा, तो निश्चित रूप से उन किताबों में कंटेंट अलग रहेगा। निश्चित रूप से वो चीज़ें नहीं रहेगी। वो नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए हमको हमारे बेसिक्स को थोड़ा सा लौटना पड़ेगा, उन बेसिक्स पर जो कि हमको बचपन में मॉरल साइंस का नाम सिखाया जाता था, जो नागरिक शास्त्र के रूप में सिखाया जाता था। उन बेसिक्स पर हम जाएंगे तो हम मेन स्ट्रीम में अच्छा कर पाएंगे। वो बेसिक्स आपके जीवन में बहुत बड़ा 24 घंटे का समय नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि आप तो अभी उस 24 घंटे में से 10 मिनट भी नहीं निकाल रहे हैं। ऐसा कोई जीवन का काम जो आप नित्य एंड तक कर पाएँ, आप ऐसा कोई कर रहे हैं? वो बड़ा ही मुश्किल होता है ढूंढना कि आज हम जीवन में सोने का समय से लेकर उठने के समय तक भी वो ऐसा काम नहीं कर रहे कि वो हमारा तय हो जो हम हमारे अंतिम समय तक साथ लेकर जाएंगे। तो जब हम हमारी लाइफ को इतना डिस्टर्ब तरीके से जी रहे हैं, तो हमको ये सीखना होगा, समझना होगा, अंडरस्टूड करना होगा और बड़े खुले मन से हमको स्वीकारिता के भाव को हमारे अंदर लाना होगा कि इन सब चीज़ों के चलते ही हमारे जीवन में एक बेसिक हायरार्की में सुधार आ जाएगा। और आपको बताना चाहता हूँ, मेरे मित्र ने मुझसे आज ही दोपहर में एक पूछा कि मेरी लाइफ कहीं पर रुकी हुई है और मैं वहाँ से आगे जाना चाहता हूँ। तो मैंने उनको ये कहा कि हमारी सभी की लाइफ शुरू के 10-20% जो बड़े मुश्किल समय होता है, तो शुरू के 10-20% जो लाइफ का साइंस होता है वो बेसिक होता है, जिस हायरार्की की हम बात कर रहे हैं, और बाकी 80% पर पहुंचना बड़ा आसान होता है। तो हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि वो आज हम जहाँ पर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जहाँ इनसिक्योरिटी का भाव है, जहाँ पर हमारे साथ करियर को लेकर इनसिक्योरिटी है, हेल्थ को लेकर इनसिक्योरिटी है, हमारे इकोनॉमी को लेकर इनसिक्योरिटी है, तो हम इन तीनों चीज़ों पे इनसिक्योर्ड हैं। तो सिक्योर होने के लिए ये करना पड़ेगा कि जो बेसिक का शुरू का 10% और 20% का लाइफ स्ट्रक्चर का ढांचा है, सबसे पहले उसको अडॉप्ट करा जाए। आप कभी भी गिनती लिखना चालू करें और आपको मैं बोलूँगा आप 100 तक की गिनती लिखिए, तो क्या आप 20 से शुरू करेंगे? शुरू करेंगे। मैं फिर आपको बोलूँगा फिर से 100 की गिनती लिखिए, तो क्या आप फिर 20 से शुरू करेंगे? आप 1 से शुरू करेंगे। बिल्कुल। जब हम गिनती के फॉर्म को 1 से लेकर 100 तक लेकर जाते हैं, हम कभी भी 20 से, तो हम हमारे जीवन के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम 20 से शुरुआत कर रहे हैं? हमको जब भी कोई चीज़ बदलाव लाना है, मुझे पॉजिटिव चेंज लाना है, मुझे आध्यात्मिक होना है, मुझे बड़ा मोटिवेट होना है, तो हमको उस चीज़ के 0 पर पहुंचना पड़ेगा,
तब हम उस चीज़ के 1 पर पहुंच पाएंगे, 2 पर पहुंच जाएंगे, और निश्चित तौर पर अगर हम 0 पर पहुंच गए तो ये बात तय है कि हम 100 पर पहुंचने की क्षमता रखते हैं। लेकिन हम अगर 20 से शुरू करेंगे तो हो सकता है वो गिनती हम 40 और 50 पर भटक जाएं और एक ऐसे ही सामान्य जन जीवन को जीकर और मृत्यु को समर्पित हो जाएंगे। आध्यात्म में कितना समय देना चाहिए? डेली में, प्रतिदिन कितना आध्यात्म में समय देना चाहिए अपन को? आध्यात्म क्या है? आध्यात्म हमारा अंतर मन है। आध्यात्म हमारे मन के भीतर की गहराई है। कैसे करें? मन की गहराई पर कैसे पहुँचें? मन की गहराई, देखिए 2 द्वार होते हैं। ये हमारी जो आंखें हैं ये बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए, और जैसे ही हम आंखें खोलते हैं सृष्टि में आते हैं, और जैसे ही हमारी आंखें खुलती है तो ये दुनिया दिखती है। और जब हम हमारी आंखों को बंद करते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखता, लेकिन कुछ मौजूद जरूर होता है। जिस प्रकार से मैं आंखें बंद कर कर बातें कर रहा हूँ तो मेरे भीतर कुछ मौजूद है, मुझे ये महसूस तब होगा जब मेरी आंखें बंद होगी। तो हमको हमारी लाइफ में हमारी ह्यूमन स्ट्रक्चर भगवान ने, एक ईश्वर ने दिया है, प्रकृति ने दिया है। तो हमको उस ह्यूमन स्ट्रक्चर में पहले ये समझना पड़ेगा कि इतनी सारी मटेरियलिस्टिक बाहर की जो दुनिया है, इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हम खुद भी है, जो कि हमारे भीतर मौजूद है। भीतर मौजूद है। जब हम आँख बंद करेंगे तो महसूस होगा कि सांसें अपने आप चल रही हैं, आँखें अपने आप फड़क रही है। हमारी ऐसी कई गतिविधियाँ हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। तो वो कहाँ से संचालित हो रही है? वो किसी बाहर के रिमोट से संचालित नहीं हो रही है, वो अंदर के आध्यात्म से संचालित हो रही है। तो आध्यात्म को समझना पड़ेगा। भीतर का जो मन होता है, गहरा मन है, वो आध्यात्म है। तो हमको किसी भी प्रकार का मेडिटेट, देखिए आप जब बेसिक की स्टेप को करेंगे तो आप बड़े बड़े साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप बड़े बड़े आर्किटेक्ट बन सकते हैं, और आप अपने क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्टेबिलिटी के साथ में काम कर सकते हैं। अस्थिरता के भाव से आप इस दुनिया की रेस में दौड़ेंगे तो कभी लड़खड़ा कर गिर जाएंगे, इसकी संभावनाएं ज़्यादा होती है। स्थिरता के भाव के साथ जोड़ेंगे तो हो सकता है आप कुछ समय तक 10-20% को ग्रेस्प करने के लिए उनसे अपने आप को पीछे महसूस करें। ये ध्यान रखिए, हम रहेंगे नहीं, हम पीछे महसूस कर सकते हैं एक दूसरे से। कभी भी कोई इंसान किसी से आगे या पीछे नहीं होता है। सभी का एक अपना टाइम जोन होता है। बिल्कुल। टाइम जोन इस प्रकार से होता है जैसे कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति के उदाहरण के रूप में हम इस चीज़ को समझते हैं। बराक ओबामा 50 से 55 साल के टेन्योर के बीच में राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा करके गए। वहीं डोनाल्ड ट्रंप थे जो वो 70 साल में उन्होंने राजनीति का करियर स्टार्ट करा। राष्ट्रपति पोजीशन एक है, विजन एक है, दोनों ही अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, लेकिन एक जीवन के 50 से 55 साल के वर्षगांठ के हिस्से में रहा और एक 70 साल में रहा। जब ये दोनों एक समान पैरेलल हैं और बिल्कुल भी इनमें अंतर नहीं है, लेकिन इनकी उम्र में अंतर है, तो हमको हमारे मन की हायरार्की को ये स्वीकार्यता देना पड़ेगी कि किसी का करियर 30 साल में चमक सकता है, किसी का 40 साल में, लेकिन बेसिक्स पर नहीं रहेंगे तो लड़खड़ाते रहेंगे, हमेशा इनसिक्योर फील करेंगे। और आप जब आध्यात्म की ओर बढ़ेंगे तो आपके मन के प्रति बंद आँखों में जब आपके स्वीकार्यता का भाव आएगा, सिक्योर्ड भाव आएगा, आंखें बंद करने के बाद अगर आपके अंदर सिक्योर्ड भाव आ रहा है, तब आप असली रूप से स्टेबल व्यक्ति हैं। तो साथियों, ये थे हमारे साथ मलय दीक्षित जी, जिनसे हमें पर्याप्त जानकारी मिली, और इसी प्रकार हम बात करेंगे और भी समय लेंगे मलय जी से, और भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के माध्यम से हम आध्यात्म की जानकारी, युवाओं की जानकारी, राजनीति की जानकारी मलय जी से प्राप्त करेंगे। आप जुड़े रहिए पॉडकास्ट विद शिवम। धन्यवाद।